जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के सेकेंड लेक्चर में। हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप हमें क्यों आवश्यक है और हम ये कार्य कैसे करता है। इससे पहले के लेक्चर में हमने इसके प्रिंसिपल को डिस्कस किया है ब्रीफली। तो आइए देखते हैं कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की हमें आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले देखिए कि हमने यहाँ पढ़ा था लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में आपने देखा था कि ये जो है कंडेंसर था और ये ऑब्जेक्टिव और ये आई पीस, और आप देख रहे थे कि ये लाइट यहाँ से जा रही थी कंडेंसर से और इसी लाइट के द्वारा आपको इमेज प्राप्त हो रही थी। लेकिन एक इसेंशियल कंडीशन थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या लाइट माइक्रोस्कोप में कि आपको स्टेन करना जरूरी है। आपको स्टेन करना जरूरी है। स्टेन से क्या होगा भाई? स्टेन से ये होगा कि स्टेन क्या करेगा, आपको कंट्रास्ट देगा, है ना। तो आप इसमें देख रहे हैं जो ये बैकग्राउंड है, ये आपको लाइट मिल रहा है, खूब सारी लाइट है यहाँ, है ना। और यहाँ पे आपका जो है इंटेंसिटी लाइट का, अगर हम कहें तीव्रता, तो वो कम हो गई है। मतलब स्टेन जहाँ जो सैंपल का जो भाग या कंपोनेंट जो है वो स्टेन्ड है, वो लाइट को स्लो डाउन कर रहा है, उसके एम्पलीट्यूड को कम कर दे रहा है। तो आपको एक ब्राइट लाइट में एक जो डार्क एरिया है वो एक कंट्रास्ट दे रहा है। स्टेन्ड एरिया जो है वो एक कंट्रास्ट दे रहा है, जिसकी वजह से आपको सैंपल बहुत क्लियरली दिखाई देता है। इस तरह का जब हमको ऑब्जेक्ट रहता है जो दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट। एम्पलीट्यूड ऑब्जेक्ट, है ना। जो भी हमको दिखाई दे रहा है वो स्टेनिंग की वजह से जो एम्पलीट्यूड डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से इंटेंसिटी चेंज हो जा रही है, वो हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, तो इसके बाद हमें डार्क फील्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो डार्क फील्ड में आप देखिए, जब हम सैंपल को स्टेन नहीं करना चाहते, लेकिन डार्क फील्ड में सैंपल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सैंपल के लिए यहाँ जो कंडीशन है वो है कि सैंपल जो है, सैंपल के कंपोनेंट्स जो है ना, जैसे यहाँ पैरामीशियम लिया गया है, तो वो जो है कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होने चाहिए। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा ये लाइट को यहाँ पे रिफ्रैक्ट करें या डिफ्रैक्ट करें, जिसकी वजह से आपको जो इंसिडेंट लाइट थी वो तो डार्क फील्ड में आपको फील्ड में घुसती नहीं थी, इसीलिए आपको फील्ड एरिया क्या दिखता था? डार्क, है ना। लेकिन यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे आपका न्यूक्लियस था और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था, इनका क्या था? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। ये इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो सैंपल से पास करती थी वो डेविएट हो जाती थी और वो जाके ऑब्जेक्टिव में जाती थी, जिसके वजह से आपको पूरा एरिया डार्क दिखता था और सैंपल आपका जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता था वो एरिया आपको उसमें ब्राइट दिखता था। लेकिन आप ऐसी कंडीशन सोचिए जब सैंपल के अंदर हमारे पास हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना हो, स्टेनिंग हम कर नहीं सकते। तो 3 कंडीशन है कि क्यों हम फेज कंट्रास्ट यूज़ करेंगे। पहला है कि नो स्टेनिंग, है ना, हम स्टेन नहीं कर सकते भाई सैंपल को, ये हमें कंडीशन दी गई। दूसरा क्या है? दूसरा है कि हम फिक्सेशन नहीं कर सकते, सैंपल को फिक्स नहीं कर सकते, नो फिक्सेशन, है ना। हमको फिक्सेशन नहीं करना है सैंपल को। जैसे हम सेल को कल्चर कर रहे हैं, उसको हमको डायरेक्ट देखना है। तीसरा
तीसरा कंडीशन है कि जो सैंपल है, सैंपल कंपोनेंट्स हैज वेरी लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, है ना। तो ये 3 कंडीशन होने की वजह से, ये पहला तो आप लाइट माइक्रोस्कोप को यूज नहीं कर सकते, और फिक्सेशन भी लाइट माइक्रोस्कोप के केस में होता है, लेकिन आपको यहाँ नहीं यूज़ करना है, आपको एक कंडीशन दे दी गई है। तीसरा है कि आपका जो सैंपल, जैसे यहाँ आपने देखा था कि डार्क फील्ड में आपको खूब अच्छा सा पैरामीशियम दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे नॉर्मली, तो उसमें आपको इतना जो है उसके न्यूक्लियस और उसके माइटोकॉन्ड्रिया में इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस नहीं मिलेगा, मतलब वो उतना फेज डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, फेज डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, नो कंट्रास्ट, है ना। तो जब नहीं कंट्रास्ट मिलेगा तो आपको कोई इमेज में क्लियरिटी दिखाई नहीं देगी। अब हम बात करते हैं कि फेज कंट्रास्ट में ऐसा हम क्या अरेंजमेंट करेंगे कि हमें अच्छा खासा कंट्रास्ट मिले। यहाँ पे देखिए, ये यूकैरियोटिक सेल दिखाया गया है, यहाँ पे आपने कोई स्टेनिंग नहीं की है, यहाँ पे आपको कोई कंट्रास्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको कोई भी इमेज का डिटेल नहीं दिखाई दे रहा है। इवन इफ आप इसे डार्क फील्ड में भी देखेंगे तो आपको कोई कंट्रास्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सैंपल के कंपोनेंट है, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा फेज डिफरेंस नहीं है, या यूँ कहें मोटी मोटी बात तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कि फेज कंट्रास्ट में ऐसा हम क्या अरेंजमेंट करेंगे कि हमको अच्छा खासा कंट्रास्ट मिले, या कैसे हम इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो देखिए, यहाँ तक जो अरेंजमेंट है वो ऑलमोस्ट जो है आपका डार्क फील्ड जैसा है ना। देखिए यहाँ पे भी आपका जो है ये आपका एस वेव थी, जो कि अनडेविएटेड लाइट थी, जो एल्यूमिनेशन के लिए लाइट आ रही थी वो बिल्कुल बाहर चली जा रही थी, इसीलिए आपको फील्ड डार्क दिखा है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम इसको एक नाम दे देते हैं, तो इसको जो डिफ्रैक्टेड लाइट है, डिफ्रैक्टेड लाइट बाई सैंपल, जो सैंपल से डिफ्रैक्टेड लाइट है उसको हमने नाम दे दिया डी वेव, है ना। और जो अनडेविएटेड या अनइंटरैक्टेड जो सैंपल में एंटर कर रही है ना, लेकिन वो सैंपल से इंटरैक्ट नहीं कर रही है, या अनडिफ्रैक्टेड अनडेविएटेड लाइट है, उसको हम दे दे रहे हैं एस वेव, है ना। ये क्या है, अनडेविएटेड लाइट, है ना, जो हम इल्यूमिनेशन के लिए पहले हम देते आए, ठीक है ना। अब हमको अगर एस और डी दोनों को कंसीडर करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं एस कहूँगा मतलब वो लाइट जो सैंपल में इंटर की और उससे इंटरैक्ट नहीं की, मतलब उसके द्वारा डेविएट नहीं हुई, और दूसरी है जो डिफ्रैक्ट हुई किसके द्वारा, सैंपल के द्वारा। अगर इन दोनों वेव एस और डी को हम भेज देते हैं आईपीस में इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो हमको कुछ ऐसा इमेज दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि हमारे पास अभी एस वेव और डी वेव के बीच में इतना फेज डिफरेंस नहीं है कि हमको कंट्रास्ट मिले। एस और डी वेव के बीच में इतना फेज डिफरेंस नहीं है कि हमें कंट्रास्ट मिले। अब हमने ऐसा अरेंजमेंट किया जिससे कि एस और डी के बीच में सफिशिएंट हमको फेज डिफरेंस मिले, जिससे कि हमारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, मतलब लाइट की इंटेंसिटी जहाँ पे थोड़ा सा डेंस एरिया है वहाँ पे कम हो, और जहाँ पे जो है डेंसिटी जैसे जैसे घटेगी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे घटेगा वैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो ऐसा अरेंजमेंट हमको क्रिएट करना है,
जो कि हमने पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में देखा। तो अच्छा, अब कैसे क्रिएट करेंगे? तो भाई देखिए, अगर कंट्रास्ट की बात करें तो देखिए ये एक डिस्क रखी हुई है इसके ऊपर, है ना, ये एक डिस्क रखी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि इस डिस्क को हम क्लियरली यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। इस डिस्क को देखिए, यहाँ पे ये डिस्क रखी है, लेकिन इसका बैकग्राउंड भी ब्लू है और ये डिस्क भी ब्लू है, तो हमें ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। ये इसका मतलब है कि हमें अच्छा कंट्रास्ट नहीं मिल रहा। लेकिन अब देखिए, जैसे मैं यहाँ मार्कर ही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ येलो कलर का, तो आपको स्क्रीन पे बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड की लाइट भी बहुत ज़्यादा है और उसकी तुलना में हमारा ये जो कलर है, इसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है, कंट्रास्ट जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। अच्छा देखिए, तो हम क्या करेंगे ऐसा कि हमें कंट्रास्ट मिले। तो ये आप इन दोनों से समझ सकते हैं कि कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है। आइए देखते हैं कि अब हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे कि दोनों एस वेव और डी वेव के बीच में हमें अच्छा खासा फेज डिफरेंस मिले। तो अगर आपको पार्ट 1 का हमारा लेक्चर याद होगा, तो पार्ट 1 में हमने क्या कहा था भाई, कि अगर आप थिकनेस को बढ़ाते हो, किसी मीडियम के थिकनेस को बढ़ाते हो, तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। तो यहाँ देखिए, हमने ये यहाँ पे एक डिस्क यूज़ की है जिसको हम लोग कहते हैं फेज डिस्क। क्या कहते हैं यहाँ पे इसको? फेज डिस्क। अब इसमें आपको जो ये एरिया दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये एरिया जो है, ये एरिया, ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे ऐसे दिखाया है ना। उसको यहाँ पे कलर थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो उठा हुआ एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसकी थिकनेस ज़्यादा है। इसकी थिकनेस क्या है? ज़्यादा है। और इसकी भी थिकनेस क्या है? ज़्यादा है ना। तो इस एरिया की थिकनेस ज़्यादा है और बाकी जो लाइट अदर एरिया से जाएगी उसके लिए थिकनेस क्या है? कम है। ठीक है। तो ये जो फेज डिस्क होगी, ये एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव आप यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से ही आपको फेज डिस्क यूज़ करनी होगी, तभी आपको फेज कंट्रास्ट दिखाई देगा। पहली चीज़ ये ध्यान रख लीजिए। जैसे आप माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, तो जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे उसके हिसाब से ही आप फेज डिस्क यूज़ करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि जो व्यू एरिया है, जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव का आप चेंज करेंगे वैसे व्यू एरिया चेंज होगा, तो आपका ये दोनों एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगी। जो फेज डिस्क है, ये क्या है? फेज डिस्क। और आपका ये जो एनुलर डिस्क, ये दोनों मैच होना चाहिए, तभी आपको फेज कंट्रास्ट मिलेगा, है ना। तो फेज डिस्क में क्या है, हमने क्या किया था? थिकनेस थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया। तो इस थिकनेस की बढ़ने की वजह से, या हम कहें मोटी मोटी बात, तो फेज डिस्क की वजह से हमको अब एस वेव और डी वेव में अच्छा खासा फेज डिफरेंस मिलेगा। तो इस डिस्क की वजह से हम क्या मिलेगा? फेज डिफरेंस मिलेगा, है ना। क्यों फेज डिफरेंस मिलेगा भाई? हमने पिछले क्लास में बात की है कि जो है फेज डिफरेंस तब मिलेगा जब आप पाथ डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे थिकनेस बढ़ा दी है कि नहीं? थिकनेस बढ़ाने की वजह से क्या होगा? ऑप्टिकल पाथ लेंथ चेंज हो गया, जिसकी वजह से अच्छा खासा फेज डिफरेंस मिलेगा। अब इन दोनों वेव्स को, जिनके बीच में सफिशिएंट फेज डिफरेंस है ना, जो ये वेव वापस यहाँ से निकल के आ रही हैं, उनके एस वेव और डी वेव में आप सफिशिएंट फेज डिफरेंस है। तो अब ये जब वेव एक प्लेन में मिलती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा होगा कि यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टिव और क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब यहाँ जो सैंपल ने हमारा लाइट डिफ्रैक्ट किया था,
है ना। उसके द्वारा जो डिफ्रैक्शन हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ था, फेज चेंज हुआ था, लेकिन वो सफिशियंट नहीं था। तो फेज डिस्क लगा के हमने क्या किया, सफिशियंट फेज डिफरेंस क्रिएट किया, जिससे कि हमको क्या मिले, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब क्या होगा, जब ये लाइट यहाँ मिलेंगी तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और ये लाइट जो है यहाँ हमको जाके ऑब्जेक्टिव, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा आई पीस है, ये आई पीस है। और यहाँ पे ये जो लाइट आ रही है, यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे सेम सैंपल को, इस सैंपल को देखिए, ये आपका लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है और ये आपका फेज कंट्रास्ट से। तो दोनों में आपको अंतर दिख रहा है। देखिए जैसे जैसे हमारा जो है सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट्स है, जैसे न्यूक्लियस है, तो उसका जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमको यहाँ पे कंट्रास्ट मिल रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, है ना। तो हमने मोटी मोटी बात क्या करी, उसको हम लोग यहाँ अब देख लेते हैं पॉइंट वाइज। तो देखिए यहाँ में इन समरी क्या देख सकते हैं हम लोग, इन समरी हम देख सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे लाइट मिल रही है, ये देखिए ये जो लाइट एंटर कर रही है, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एनुलर डिस्क। एनुलर डिस्क, एनुलर डिस्क क्यों लगाया है भाई, एनुलर डिस्क लगाने की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि डिफ्रैक्टेड और जो हमारी इल्यूमिनेटिंग लाइट है उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, हमने पहला अरेंजमेंट क्या किया, एनुलर डिस्क लगाया, एनुलर डिस्क इन कंडेंसर, है ना। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट कौन कौन सा लाइट, डी वेव, ये क्या है, डिफ्रैक्टेड बाई सैंपल, है ना, डिफ्रैक्टेड बाई सैंपल, ठीक है। अच्छा, दूसरी वेव जो है वो क्या है, एस वेव, अनइंटरैक्टेड बाई सैंपल, है ना, ये सैंपल से इंटरैक्ट नहीं करेगी। तो पहला ये 1 नंबर इसको दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइट जा रही है, ये आपका इल्यूमिनेटिंग लाइट है, ठीक है। अब ये लाइट जब इसमें एंटर कर रही है तो देखिए ये लाइट, ये जो है आउट ऑफ फोकस हो जा रही है, किससे, ऑब्जेक्टिव से। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में ये एंटर नहीं कर रही है। और जो ये ब्लू कलर से दिखाया गया है आपको रेस, ये क्या है, क्या है, डी वेव या डिफ्रैक्टेड लाइट। अब देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया फेज डिस्क, है ना। तो फेज डिस्क की वजह से क्या होगा, द फेज डिफरेंस created by the little phase difference, the small phase difference, the small phase difference created by object is further enhanced by phase disk, है ना, इसके द्वारा फर्दर इन्हांस कर दिया गया। अब देखिए जब हमारा ये फेज डिस्क के द्वारा जो यहाँ पे लाइट मिल रहा है, उसका फेज डिफरेंस क्या है, सफिशिएंट है। सफिशिएंट किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो जो ये
जो आपको बीच में, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट इमेज प्लेन। तो ये इंटरमीडिएट इमेज प्लेन में क्या होगा, आपको कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, सफिशिएंट हो गया है ना, क्योंकि इसने इन्हांस कर दिया फेज डिफरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव का मतलब है लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है इंटेंसिटी घट जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट के अंदर हमको एक ग्रेडियंट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमको एक ग्रेडियंट मिल रहा है। तो इन ऑब्जेक्ट द component in object the small difference in refractive index creates a small difference in फेज, है ना। तो फेज डिफरेंस, तो आपका जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वहाँ पे क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि इट फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप ट्रांसलेट, क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब कन्वर्ट कर रहा है द स्मॉल फेज डिफरेंस in object into to get contrast image, है ना। सिंपल सी कि जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, जो स्मॉल डिफरेंस है किसमें, सैंपल में, है ना, स्मॉल फेज डिफरेंस इन ऑब्जेक्ट टू गेट कंट्रास्ट, है ना। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। थैंक यू एवरीवन। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें, या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।